हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जो दूसरी क्लास होने वाली है उसमें हम संसद की उन समितियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो दूसरी क्लास कुछ बची समितियों से होने वाली है जिसमें विशेषकर पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से जो संसद की प्रक्रिया की लास्ट जो क्लास है आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट पे। आज जो संसद की जो अंतिम क्लास है संसद की प्रक्रिया की, उसमें हम संसद की कुछ महत्वपूर्ण समितियों के बारे में बात करने वाले हैं। संसदीय समिति यानी हम जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं वो दूसरी क्लास है संसद की समितियों की। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम ये भी बताने वाले हैं कि जो पहली क्लास में जो समितियां कराई हैं और आज की जो क्लास में समितियां कराने वाले हैं, सभी समितियों को एक जगह लिखकर उनके कितने कितने सदस्य उनमें होते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, जब कोई भी पेपर होता है तो पूछ भी लेता है कि इस समिति में कितने लोकसभा से सदस्य होते हैं या इस समिति में कितने राज्यसभा से सदस्य होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिस हम समितियों की बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले इस क्लास में संवैधानिक समिति के बारे में। संवैधानिक समिति, इसका मतलब यह है कि इस समिति का उल्लेख संविधान के किसी न किसी आर्टिकल में है। संवैधानिक कोई काम जब माना जाता है जब उस कार्य का उल्लेख संविधान के किसी न किसी आर्टिकल में दे रखा हो, अनुसूची में दे रखा हो। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस हम संवैधानिक समिति की बात करने वाले हैं वो है राजभाषा समिति। ये जो राजभाषा समिति है इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 344 में दे रखा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 344 में राजभाषा आयोग का उल्लेख है। राजभाषा आयोग का उल्लेख है आर्टिकल 344 में। राजभाषा आयोग भाषाओं से संबंधित है। जब भी किसी भाषा को राजकीय भाषा बनाना है या राज्य की दूसरी राजकीय भाषा बनाना है या किसी बोली को भाषा बनाना है तो ये राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले राजभाषा आयोग का गठन 1963 में किया गया। इस राजभाषा आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1965 में दी। यानी जब भी कोई राजभाषा आयोग अपनी रिपोर्ट देता है तो उस रिपोर्ट की जांच राजभाषा समिति करती है। और जिस राजभाषा समिति की हम बात कर रहे हैं इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? टोटल 30 सदस्य। तो जितनी हमने समितियों में पहली क्लास में जो हमने बात की है जिन समितियों की, उसमें से और आज की क्लास में से जिस समिति की हम बात कर रहे हैं उसमें केवल एक संवैधानिक समिति है जिसे राजभाषा समिति कहा जाता है। बाकी समितियां संसद के नियम व प्रक्रिया के आधार पर है कि संसद कैसे कैसे समितियों का गठन करती है और किस काम के लिए कौन सी समिति बनाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि इनमें से कौन सी संवैधानिक समिति है, जैसे ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी लोक उद्यम समिति, ऑप्शन सी राजभाषा समिति और ऑप्शन डी में रख सकता है वो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी यानी संयुक्त संसदीय समिति। तो उसमें संवैधानिक समिति में हमारा यदि कोई आंसर होगा तो वो राजभाषा समिति आंसर होगा, जिसका उल्लेख किस आर्टिकल में दे रखा है? 344 में।
मेरे प्यारे दोस्तों, ये राजभाषा समिति, इसमें सदस्य आप याद रखना, सदस्य कितने हैं? 30। वहीं हम आगे बात करें, आगे की जो समिति है उसमें यदि हम बात करें तो इसमें हम यदि समिति की बात करें तो वो समिति है सरकारी आश्वासन समिति। यानी हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? सरकारी आश्वासन समिति। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो सरकारी आश्वासन समिति है, इसका गठन क्यों किया जाता है, सबसे पहले तो ये जानकारी करनी है। सरकारी आश्वासन समिति का गठन, इसका गठन इसलिए किया जाता है क्योंकि जब प्रश्नकाल चल रहा होता है संसद में, तो सांसद के द्वारा जब मंत्री से प्रश्न किया जाता है तो मंत्री उसका तुरंत जवाब न दे पा करके वो कुछ समय का, यानी कुछ दिन का समय मांगता है कि मुझे इतना समय दे दीजिए। तो वो उस सांसद को आश्वासन देता है कि आप हमें इतने दिन का टाइम दे दीजिए, हम आपको जवाब दे देंगे। तो प्रश्नकाल के समय पे सांसद के द्वारा जो भी मंत्री से प्रश्न किए जाते हैं, मंत्री के द्वारा जो आश्वासन दिया जाता है, वो आश्वासन कितना कारगर है, कितना सही है, उसकी जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है संसद के द्वारा, जिसे कहा जाता है सरकारी आश्वासन समिति। सरकारी आश्वासन समिति में यदि हम सदस्यों की बात करें तो सरकारी आश्वासन समिति में सदस्य टोटल होते हैं 15। इन 15 सदस्यों में 10 होते हैं लोकसभा से और इधर 5 होते हैं राज्यसभा से। यानी इसमें 10 लोकसभा से होते हैं और 5 राज्यसभा से। 10 लोकसभा से 5 राज्यसभा से, इसका मतलब है इधर लोकसभा में सदस्यों को मनोनीत करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, इधर राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करते हैं राज्यसभा के सभापति। इस समिति का कार्य आपने जान लिया। वहीं हम आगे बात करें, ये तो आश्वासन समिति है, जो भी मंत्री के द्वारा आश्वासन दिया जाता है, आश्वासन वाकई में सही है या नहीं, उसकी जांच करने के लिए आश्वासन समिति का गठन किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम आगे बात करें अगली कमेटी की, वो है विभागीय समिति। यदि हम विभागीय समिति के बारे में बात करें तो विभागीय समिति की जो इतिहास है ये 1993 का है। यानी विभागीय समिति के बारे में यदि हम बात करें तो इसका जो इतिहास है वो 1993 का है। 1993 इसलिए क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, हमने पहली क्लास में आपको बताया था कि जिस तरीके से कमेटी बनाई जाती है उसमें कुछ लोकसभा से सदस्य होते हैं, कुछ राज्यसभा से सदस्य होते हैं। लोकसभा से जो सदस्य होंगे उसमें किस किस पार्टी से कितने होंगे, ये किया जाता है कि जिस पार्टी का केंद्र में जितना प्रतिशत सांसद होंगे उसी के उतने प्रतिशत वहाँ पर क्या होंगे, सदस्य होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जब इस तरीके से प्रतिशत के हिसाब से सदस्य होंगे तो कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं जिनके 1-1, 2-2 सांसद होते हैं या 3-3 सांसद होते हैं, तो प्रतिशत उनका बहुत कम होता है। कैसे वो इन कमेटियों में अपने सदस्यों को भेजे, क्योंकि टोटल जो सदस्य देखे जाते हैं वो लगभग 800 हैं। 800 सदस्य कैसे फिट किए जाएंगे कमेटी में, इसलिए 1993 में कांग्रेसी सरकार थी और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने 1993 में एक कमेटी का गठन किया, नाम था विभागीय समिति। और इन विभागीय समितियों की संख्या कितनी थी? 24। यानी 24 विभागीय समितियां बनाई गई
और इन 24 विभागीय समितियों में से 16 जो समिति थी, 16 समिति के सदस्य की जो नियुक्ति होगी उसे लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। वहीं ये कहा गया कि इन 16 में से, इन 24 में से 16 समिति के अध्यक्षों की, सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, अध्यक्षों की भी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। और इधर बचे 8 सदस्य, 8 समिति। इन 8 समितियों के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेंगे? सभापति। सभापति राज्यसभा के। यानी कहने का मतलब यह है कि इन 24 विभागीय कमेटियों में से, इन 24 विभागीय समितियों में से 16 विभागीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करेंगे और 8 कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति, सदस्य की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अध्यक्षों की नियुक्ति, सदस्य नहीं, अध्यक्षों की नियुक्ति, अध्यक्षों की नियुक्ति, अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। इधर कौन करेगा अध्यक्ष की नियुक्ति? राज्यसभा सभापति। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो 24 विभागीय समितियां हैं, प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होंगे? 31 सदस्य। प्रत्येक कमेटी में 31 सदस्य होंगे और इस समिति में 21 तो होंगे लोकसभा से और मेरे प्यारे दोस्तों 10 होंगे राज्यसभा से। यानी इस तरीके से ये आंकड़ा बनाया गया है। आपसे पूछेगा कि विभागीय समितियों की संख्या कितनी है? मेरे प्यारे दोस्तों, विभागीय समितियों की संख्या 24 है। विभागीय समितियों का गठन सबसे पहले कब किया गया? 1993 में किया गया। विभागीय समिति में प्रत्येक कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? तो प्रत्येक कमेटी में 31 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा से आते हैं 21 और राज्यसभा से मनोनीत किए जाते हैं 10। अब ये बताइए खुद कि 24 कमेटियां होंगी विभागीय और उनमें प्रत्येक कमेटी में 31 सदस्य होंगे। इस तरीके से अन्य पार्टियों के सदस्यों की, सांसदों को भी मौका मिलता है कमेटी का सदस्य बनने का। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो विभागीय समिति है इसका कार्य क्या होगा? यानी ये जो विभागीय समिति है इसके यदि हम कार्य की बात करें तो क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बजट की बात करें, ये जो बजट आता है, बजट फरवरी माह में रखा जाता है। तो जो बजट पेश किया जाता है उस बजट में जिस विभाग से संबंधित जो भी मुद्दा होता है उस विभाग की जांच करने के लिए इस विभागीय कमेटी का गठन किया जाता है। दोबारा समझो, यानी जो बजट रखा जाता है, बजट में अलग अलग विभाग में पैसा जाने के लिए बजट रखा जाता है कि उस विभाग को इतना, उस विभाग को इतना, उस विभाग में इतना काम होगा, उस विभाग में इतना काम, रक्षा मंत्रालय में इतना, कृषि विभाग में इतना, सड़क एवं परिवहन विभाग में इतना। तो अलग अलग तरीके से किस में कितना पैसा दिया जाएगा, अलग अलग विभागों की कमेटियों को उनको वो कार्य दिया जाता है। यानी 24 विभागीय कमेटियां हैं, जिस विभाग से जुड़ा कोई भी मुद्दा होगा उस विभाग के लिए विभाग कमेटी का गठन किया जाएगा। पूछेगा आपसे कि एक विभागीय कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं? 31। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने विभागीय कमेटी के बारे में जानकारी दी। आगे यदि हम बात करें और महत्वपूर्ण कमेटी की, जिसमें हम बात करने वाले हैं लाभ के पद पर समिति। लाभ के पद पर समिति, ये जो लाभ के पद पर जो समिति है, इसके अगर इतिहास की बात करें, हम इसके इतिहास की बात करें तो इसका जो इतिहास है ये 1955 से जुड़ा हुआ इतिहास है। 1955 में इतिहास ये है कि कौन लाभ के पद पर होगा, कौन नहीं होगा, इसकी जानकारी भी जरूरी है।
क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम राष्ट्रपति का जब उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं या किसी भी पॉलिटिशियन की क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि लाभ के पद पर ना हो। तो कौन सा पद लाभ के पद के दायरे में आएगा, इसकी जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया जिसे कहा जाता है लाभ के पद पर समिति। ये जो लाभ के पद पर समिति है, इसका इतिहास ये है कि ये सबसे पहले 1955 में बनाई गई और ये समिति को बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो थे लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर, वो थे जीवी मावलंकर। और राज्यसभा के जो सभापति थे उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यानी ये राज्यसभा के सभापति थे उस समय, क्योंकि उपराष्ट्रपति थे। राज्यसभा के सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर, इन दोनों ने मिलकर एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम है लाभ का पद समिति। ये कमेटी जांच करके बताएगी कि कौन सा पद लाभ के दायरे में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें, कमेटी के द्वारा ये जानकारी दी गई और संसद ने भी बताया, क्योंकि लाभ का पद है या नहीं ये संसद पर छोड़ा गया है। और संसद के 2 हाउस होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। इधर लोकसभा अध्यक्ष, इधर राज्यसभा अध्यक्ष, इन दोनों ने मिलकर के एक कमेटी बनाई और ये जानकारी दी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र या राज्य में यदि कोई व्यक्ति मंत्री है, मंत्री का पद धारण कर रखा है, तो वो पद लाभ के दायरे में नहीं आएगा। अगर हम लाभ के पद की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक चपरासी से लेकर 4th क्लास कर्मचारी से लेकर IAS अधिकारी तक, DM तक, ये सभी पद लाभ के दायरे में आते हैं। सभी सरकारी पद लाभ के दायरे में आते हैं, सभी सरकारी नौकरी लाभ के दायरे में आती हैं। अगर मेरे प्यारे दोस्तों इस लाभ के पद समिति के बारे में बात करें, इसमें सदस्य टोटल 15 सदस्य होते हैं और 15 में जिस तरीके से बांटे जाते हैं, जिसमें 10 तो होते हैं लोकसभा से और 5 होते हैं राज्यसभा से। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो लाभ के पद पर जो कमेटी बनाई गई, इसमें 15 सदस्य, जिसमें 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से। आगे यदि हम बात करें एक और समिति की, जिसे हम पुस्तकालय समिति कहते हैं। पुस्तकालय समिति मेरे प्यारे दोस्तों, पुस्तकालय समिति जो लाइब्रेरी बनी होती है संसद में, उसमें उसकी जांच करने का काम करती है पुस्तकालय समिति। पुस्तकालय समिति, ये जो पुस्तकालय कमेटी है, इसमें यदि हम सदस्यों की बात करें तो इसमें टोटल 9 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? टोटल 9। अब तक हमने जितने भी सदस्य पढ़े हैं, इसमें ज़्यादातर 15 सदस्य ज़्यादातर देखे गए हैं, किसी में 31, किसी में 22, किसी में 30। लेकिन सबसे कम सदस्य अगर किसी कमेटी में हैं तो वो कौन सी है? पुस्तकालय समिति, जिसमें कितने सदस्य हैं? 9। अगर 9 सदस्यों की बात करें तो जिसमें 6 सदस्य लोकसभा से और जिसमें 3 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये पुस्तकालय समिति का इतिहास है और पुस्तकालय समिति के बारे में पूछेगा कि इसमें न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं, तो 9। अगर आगे हम वहीं पर बात करें, संसद ने एक और कमेटी का गठन किया है जिसका नाम है महिला सशक्तिकरण समिति। महिला
समिति। ये जो महिला सशक्तिकरण समिति है इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 20 सदस्य लोकसभा से और जिसमें 10 सदस्य राज्यसभा से। मेरे प्यारे दोस्तों, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु कमेटी बनाई गई महिलाओं के साथ रहने के लिए, महिला सशक्तिकरण से संबंधित एक कमेटी, जिसमें कितने सदस्य हैं? 30 सदस्य। अब हम मेरे प्यारे दोस्तों, हमने जिन कमेटियों के बारे में बात की, उन कमेटियों से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी तो वो उन डायरेक्टली सदस्यों को पूछ लेता है जो उस कमेटी में दिए रखे होते हैं, लेकिन कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आता है कि इस कमेटी में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, इस कमेटी में राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक साथ सभी कमेटियों के सदस्यों को देखें। एक साथ अगर हम सभी समितियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लोक लेखा समिति की। ये जो लोक लेखा समिति है इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। वहीं अगर हम बात करें लोक लेखा समिति में 22 और एक और कमेटी जिसका नाम है लोक उद्यम समिति। इस लोक उद्यम समिति में भी कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम आगे बात करें, एक समिति है लोक लेखा नहीं, अनुमान समिति। अनुमान समिति इसे ही कहा जाता है प्राक्कलन समिति, और इसे ही कहा जाता है एस्टीमेट कमेटी। इस समिति में जो सदस्य होते हैं वो होते हैं टोटल 30 सदस्य। वहीं हम आगे बात करें मेरे प्यारे दोस्तों ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, उसके बारे में हम बात कर लेंगे सबसे अलग। उससे आगे अगर हम बात करें राजभाषा समिति। राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? टोटल 30। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हम बात करें राजभाषा समिति से आगे सरकारी आश्वासन समिति। ये जो सरकारी आश्वासन समिति है जिसमें सदस्य होते हैं 15। वहीं आगे हम बात करें सरकारी आश्वासन समिति हो गई, आगे हम बात करने वाले हैं लाभ का पद समिति। इस लाभ के पद की समिति की यदि हम बात करें तो इसमें कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं। आगे यदि हम बात करें राजभाषा समिति, राजभाषा जो समिति है इसमें टोटल 31 सदस्य होते हैं। वहीं मेरे प्यारे दोस्तों लाभ के पद की बात करें 15 सदस्य होते हैं। और आगे हम बात करें पुस्तकालय समिति, पुस्तकालय समिति। ये जो पुस्तकालय समिति है इसमें टोटल 9 सदस्य होते हैं। वहीं हम बात करें आगे महिला सशक्तिकरण समिति के बारे में। महिला सशक्तिकरण समिति में जो सदस्य होते हैं टोटल, उनकी संख्या है 30। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन्हीं विशेषकर समितियों से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। और जो आगे की जो समिति है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है संयुक्त संसदीय समिति। संयुक्त संसदीय समिति। ये जो संयुक्त संसदीय समिति है इसमें जो सदस्य होते हैं वो होते हैं अनुपात के हिसाब से 2:1।
यानी इसमें जितने भी सदस्य होंगे लोकसभा से 2 होंगे और राज्यसभा से 1, यानी 2:1 के अनुपात में ये सदस्य बनाए। राजभाषा समिति है, इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो ये 30। एक और समिति है जिसमें हम बात करने वाले हैं विभागीय समिति के बारे में। ये जो विभागीय समिति है इसमें जो टोटल सदस्यों की संख्या है वो है 31, यानी जो भी कमेटी होगी उसमें कितने सदस्य होंगे, 31 सदस्य होंगे। इसमें अगर हम सदस्यों की बात करें, इस 22 में से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से सदस्य बनते हैं। वहीं लोक उद्यम की बात करें, यहाँ 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से सदस्य बनते हैं। अगर हम बात करेंगे अनुमान समिति की, एस्टीमेट कमेटी की, तो इसमें टोटल के टोटल सदस्य लोकसभा से होते हैं, 30 के 30 सदस्य। वहीं राजभाषा समिति की अगर हम बात करें तो इसमें 10 लोकसभा से होते हैं और 5 राज्यसभा से सदस्य होते हैं। सरकारी आश्वासन समिति है, इसमें टोटल 15 सदस्य हैं, जिसमें 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से सदस्य होते हैं। ये जो लाभ का पद समिति है, इसमें 10 होते हैं लोकसभा से और इधर 5 होते हैं तुम्हारे राज्यसभा से। ये जो पुस्तकालय समिति है, इसमें 6 होते हैं लोकसभा से और इधर 3 होते हैं राज्यसभा से। वहीं मेरे प्यारे दोस्तों, महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें, इसमें 20 होते हैं लोकसभा से और 10 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। ये जो होते हैं संयुक्त संसदीय समिति में, इसमें 2:1 के अनुपात से सदस्य होते हैं। 2:1 का मतलब इसमें 2 होंगे लोकसभा से और 1 होगा राज्यसभा से। अगर इसमें 30 सदस्य होंगे तो इसमें से 20 होंगे लोकसभा से, 10 होंगे राज्यसभा से। इसमें अगर 15 सदस्य होंगे तो इसमें 10 होंगे लोकसभा से और 5 होंगे राज्यसभा से। इस तरीके से इस ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में जेपीसी में सदस्य बनते, जिसे जेपीसी कमेटी यानी जेपीसी कहा जाता है। वहीं अगर हम आगे बात करें विभागीय कमेटियों से, तो विभागीय समितियों में 21 होते हैं लोकसभा से और 10 होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों राज्यसभा से। तो ये सारी की सारी जो हमने कमेटियां कराई हैं ये पेपर में आती हैं, इनके सदस्य आते हैं और ये भी पेपर में आता है कि इसमें से कितने सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी? यदि क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम आने वाले हैं एक नई क्लास, नई उमंग के साथ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।